नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम सी टेट में पूछे गए पर्यावरण के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सी टेट और टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, दूसरा है पोर्टफोलियो, तीसरा है क्रम निर्धारण मापनी और चौथा है आपका वर्ण अभिलेखन। तो इनमें से कौन सा जो होगा पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए रचनात्मक आकलन का साधन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण जो है पर्यावरण सीखने के लिए एक रचनात्मक आकलन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए। बच्चों के आकलन में जो है उसे दूर करना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, दूसरा ऑप्शन बच्चों के उत्तरों को सही या गलत से आंकना, तीसरा ऑप्शन है कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना, और चौथा है आपका आकलन के संकेतों का उपयोग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका बच्चों के उत्तरों को सही उत्तर या फिर गलत में आंकना। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कक्षा 5वीं की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से उनके अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, पहला ऑप्शन है आपका बच्चों को क्रियात्मक से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है, दूसरा ऑप्शन बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, तीसरा ऑप्शन है आपका बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, और चौथा है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने के लिए, अनुभव साझा करने और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ सूची दिया गया है जिस पर हमें विचार करने को कहा जा रहा है, जैसे कि कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है, यानी कि जो ऑड है उसे बताना है। तो कछुआ, कछुआ तो पानी में रहता है, और मछली भी आपकी पानी में, और घड़ियाल भी आपके पानी में रहते हैं। लेकिन जो ऑप्शन 2 है कौवा, ये कहाँ, ये आकाश में उड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका कौवा जो होगा विषम हो जाएगा। क्या होगा, कौवा होगा आपका ऑड हो जाएगा। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौवा जो है अपना घोंसला कहाँ पे बनाते हैं, है ना। कौवा जो है अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, कई बार जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 में दिया गया है, पहले कॉलम में आपका है शहर या राज्य, दूसरे कॉलम में अधिक पसंद भोजन के बारे में दिया गया है। तो पहला जो है आपका हांगकांग, हांगकांग जो पहला कॉलम है ये शहर या राज्य है जिसमें दिया गया है। दूसरा किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका, दूसरा है केरल सरसों के तेल से बनी मछली, तीसरा है कश्मीर नारियल के तेल से बनी समुद्र की मछली, और चौथा है गोवा जिसमें पकाया हुआ सांप खाया जाता है। तो इनमें दोस्तों आपको सही जोड़ी मिलाना है, यानी कि मैच करना है कि कौन सा जो होगा सही होगा। तो हांगकांग में क्या खाते हैं लोग, हांगकांग के लोग जो होते हैं वो पकाया हुआ सांप खाते हैं ना,
पकाया हुआ सांप को खाते हैं। केरल के लोग क्या खाते हैं, तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, ए का आपका चौथा हो जाएगा, है ना, फोर्थ ऑप्शन। और बी, केरल के लोग क्या खाते हैं, तो किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका खाते हैं, तो बी का हो जाएगा आपका पहला। और कश्मीर के लोग जो होते हैं वो क्या खाते हैं, तो कश्मीर के लोग जो होते हैं वो सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं ना, तो सी का हो जाएगा आपका 2। और गोवा के लोग जो होते हैं, यानी कि जो डी है, वो नारियल के तेल में बनी हुई समुंदर मछली को खाने के रूप में यूज करते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका 3। यानी कि ए का हो जाएगा 4, बी का 1, सी का हो गया आपका 2 और डी का 3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी पक्षी है जो झटके से अपने गर्दन को पीछा करती है, तो वहां पे आ जाएगा आपका मैना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपको कि कौन सी ऐसी पक्षी की प्रजाति है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है ना, आगे पीछे यानी कि 360 डिग्री तक घुमा सकती है, तो वो कौन सा होगा, तो वो होगा आपका उल्लू, आउल जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। हाथियों के बारे में कुछ दिए गए स्टेटमेंट, उस पर हमको विचार करना है। पहला ऑप्शन है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम होगा, दोस्तों यहाँ पे 1 केजी से अधिक पत्तियां, ये पत्तियां है, पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तीसरा है आपका, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और चौथा ऑप्शन है आपका, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। सही कथन का आपको यहाँ पे चुनाव करना है। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, हमने आपको हाथी से रिलेटेड एक वीडियो में हाथियों से पूछे जाने वाले सभी प्रश्न के बारे में आपको बताया हुआ है, तो आप जो है दोस्तों इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कई बार जो है दोस्तों हमने आपको इससे रिलेटेड प्रश्न पढ़ाए हुए, बहुत ही इजी प्रश्न है, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। घरों के नीचे जो घरों के बारे में जो विवरण दिए गए हैं उसके बारे में बताना है। पहला है आपका, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। दूसरा है, मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। तीसरा है आपका, लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। इनमें से सही कथन का हमें चुनाव करना है कि कौन सा जो होगा आपका सही हो जाएगा। तो कौन कौन सा सही होगा, वो हो जाएगा आपका, राजस्थान में गांव के लोग जो होते हैं मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनके छत कटीली झाड़ियों से लगे होते हैं, तो आपका ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। और कौन सा सही होगा, तो और होगा, लेह में पत्थर के 2 मंजिल के घर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिल के घर बनाए जाते हैं, नीचे के मंजिल पर जरूरत के सामान और जानवरों को रखा जाता है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ए और सी जो होंगे यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया गया, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेगिस्तानी ओक का एक पेड़ है, रेगिस्तानी नाम का एक ओक का पेड़ है जो पाया जाता है। ओक का वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो ओक के वृक्ष के बारे में भी हमने आपको बताया हुआ है। तो कहाँ पे रेगिस्तानी ओक का वृक्ष पाया जाता है, पहला ऑप्शन है आपका संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में, दूसरा है अबू धाबी में, तीसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया और चौथा है राजस्थान के रेगिस्तानों में। तो जो ओक का वृक्ष कहाँ पाया जाता है, बहुत ही इजी प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना, ऑस्ट्रेलिया के शुष्क इलाकों में रेगिस्तान में जो है ओक का वृक्ष पाया जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका मैथ से रिलेटेड दिया गया है। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 9:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच की मार्ग की दूरी 21-20 किलोमीटर है, यानी 2120 किलोमीटर है, तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी, यानी ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 29 नवंबर 2019 से जो है सूरत से नागरकोइल के लिए क्या कर रहा है, यात्रा की जा रही है, जिसमें 19:45 है ना। 19:45 कब था आपका, 29 नवंबर था, है ना, 29 नवंबर था। यहाँ से फिर क्या हुआ आपका 19:45 पर 19:45 से जो क्या था बराबर में आप हो जाएगा ये 30 नवंबर तक गया। तो ये यहाँ से आपका देखा जाए 30 नवंबर होने में पूरा एक दिन का समय लिया है ना, इसलिए जो लिया गया जो समय होगा वो क्या हो जाएगा आपका 24 घंटे, यानी 24 आवर हो जाएगा टाइम, है ना। अब क्या बोला जा रहा है कि 19:45 से अब यहीं से फिर चलेगा 19:45 को 30 नवंबर होगा, है ना। 19:45 को 30 नवंबर को पहुंचा होगा। अब 30 नवंबर के बाद 11:45 बजे पहुंची। वो कहाँ पहुंची, नागरकोइल पहुंची। 11:45 में कहाँ पहुंची वो, नागरकोइल पहुंची। और उस दिन क्या हो जाएगा, 1 दिसंबर हो जाएगा। नवंबर के बाद क्या हो जाएगा आपका दिसंबर, क्योंकि नवंबर जो है 30 दिन का होगा। उसके बाद अगला जो नेक्स्ट दिन होगा वो क्या होगा, 1 दिसंबर। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 19:45 और 11:45 में आपका 8 घंटे का डिफरेंस आ रहा है ना। और 24 घंटा होना चाहिए, तो 24 में से 8 को घटा देंगे तो आप कितना हो जाएगा, 24 में से अगर 8 को घटा देंगे तो वो हो जाएगा आपका कितना, 16 घंटा, है ना। ये आपका 16 घंटा यहाँ से निकल के आ गया, ये आपका 16 घंटा निकल के आ गया, और ये आपका 24 घंटा निकल के आ गया। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दें हम तो टोटल हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल टाइम निकल के आ जाएगा। तो 24 + 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10, और ये यानी कि 40 घंटा जो होगा आपका यहाँ पे टोटल टाइम निकल के आ जाएगा, है ना। टोटल जो टाइम है वो 40 घंटा निकल के आ जाएगा। और हमें टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है, वो 21-20 यानी कि 2120 किलोमीटर दिया गया है। तो इसको दोस्तों हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो ये है आपका जो टोटल टाइम हमने निकाल के लाया, टोटल टाइम कितना लाया हमने, 40 घंटा, है ना। टोटल टाइम 40 घंटा। और जो हमारा डिस्टेंस दिया गया है, टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है, वो 21-20 किलोमीटर, 21-20 किलोमीटर। और हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम हो जाता है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, 2120 किलोमीटर बटे में हम क्या करेंगे 40 घंटे, है ना, 40 आवर करेंगे। तो ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे, और इसको हम डिवाइड करेंगे 4 बार में, तो ये 4 5 बार में जाएगा 20, और 1 बचा तो कितना हो जाएगा 12, 4 तिया 12, यानी कि 53 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे चौथा ऑप्शन में दिया गया है 53 किलोमीटर प्रति घंटा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी होते हैं दोस्तों प्रश्न, आप थोड़ा समझिएगा और सॉल्व करिएगा तो बहुत ईजी तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है, यानी कि जो भारोत्तोलन है, वेट लिफ्टर कौन है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वेट लिफ्टर कौन है। इनमें से पहला ऑप्शन है आपका कर्णम मल्लेश्वरी, दूसरा ऑप्शन है आपका सुनीता विलियम, तीसरा है बछेंद्री पाल, और चौथा है आपका सूर्यमणि। ये चौथा ऑप्शन होगा सूर्यमणि, है ना। तो कौन जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो वो हो जाएगा आपका कर्णम मल्लेश्वरी, है ना। कर्णम मल्लेश्वरी जो है आपकी अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलन है।
तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है किस राज्य से बिलोंग करती है, यानी कि किस राज्य में की निवासी है। तो ऑप्शन जो है दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह है, जो कौन सा जो है एक समूह है ना, हमें कौन सा जो होगा जड़ों का समूह होगा उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका शकरकंद, मूली, हल्दी। दूसरा ऑप्शन है चुकंदर, आलू, अदरक। तीसरा है आपका गाजर, चुकंदर, मूली। और चौथा है गाजर, हल्दी, अदरक। तो कौन सा समूह जो होगा दोस्तों वो जड़ों का समूह होगा, है ना, जड़ों का समूह होगा, उसको हमें बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका गाजर, चुकंदर और मूली जो होगा आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नेफेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है। नेफेंथिस यानी कि जो कलश पादप शिकारी पौधे जो होते हैं ना वो शिकार करते हैं के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। आप याद रखिएगा कि भारत में जो नेफेंथिस पौधा है ये भारत में मेघालय में पाया जाता है, कई बार आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा ऑप्शन है आपका, इसका आकार एक घड़े जैसा होता है। एक घड़े होगा, है ना, ध्यान रखिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तीसरा है आपका, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। और फोर्थ है आपका, यह छोटे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए एक मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। इनमें से सही कथन का आपको चुनाव करना है। तो कौन कौन सा इनमें से सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएंगे, तो वो होगा आपका, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है, ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट होगा। और क्या होगा, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसके मुंह पर एक पत्ती से ढका होता है। तो बी ऑप्शन भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। और तीसरा जो है आपका, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। छोटे कीड़े मकोड़े मतलब जो आपके छोटे कीड़े मकोड़े जो फूलों का रस लेने के लिए आते हैं और चूहे, इन सबको वो शिकार करके खा जाता है। तो तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, ABC जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी समुद्र तट पर, है ना, तो कौन से राज्य से की थी ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, अभी तक आपने इसका आंसर दे दिया होगा मुझे उम्मीद है, लेकिन दोस्तों आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो वो हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। बहुत ही इजी प्रश्न है, गुजरात से जो है महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा जो है वहां से शुरू की थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उच्च ज्वर यानी कि बहुत तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना के पेड़ के छाल से किया जाता है, से किया जा सकता है, वह क्या है। बहुत ज़्यादा जो है ज्वार है यानी कि बुखार है, कपकपी लग रही है, तो सिनकोना के छाल से उसका उपचार किया जा सकता है, वह कौन सा रोग होगा। पहला ऑप्शन है आपका डेंगू, दूसरा है मियादी बुखार, तीसरा ऑप्शन है आपका मलेरिया और चौथा है आपका चिकनगुनिया। तो कौन सा होगा दोस्तों इनमें से सही आंसर, वो हो जाएगा आपका मलेरिया, है ना। मलेरिया में क्या होती है, बहुत तेज बुखार हो जाती है और कपकपी करने लगती है, यानी कि शरीर में कपकपी करने लग जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 मलेरिया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा कि मलेरिया जो होता है किस मच्छर के काटने से होता है, कई बार जो है आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया है ना, मलेरिया जो है किस मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार
निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए उसको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। दूसरा ऑप्शन है आपका विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तीसरा ऑप्शन है अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों को करना। और फोर्थ ऑप्शन है आपका प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच, ये सामाजिक होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, थोड़ा प्रिंट जो है हमारा टाइपिंग जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया है। पर्यावरण के बीच संबंधों को समझने में बच्चों को शिक्षित करना। तो इनमें से कौन सा जो होगा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक लेवल पर पर्यावरण के शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। तो इनमें से सही आंसर होगा आपका पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों की सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। तो यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। जो कुडुक है एक भाषा है, ये कहाँ के लोगों द्वारा बोली जाती है। पहला ऑप्शन है आपका मिजोरम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है आपका मेघालय और चौथा है आपका झारखंड। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, तो कुडुक जो है आपका झारखंड के लोगों की भाषा है ना, झारखंड जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चिराव नृत्य कहाँ के लोग करते हैं। चिराव जो है एक नृत्य है, वह कहाँ के लोग करते हैं, किस राज्य के लोग जो है चिराव का नृत्य करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका मेघालय, दूसरा ऑप्शन है मिजोरम, तीसरा है झारखंड और चौथा है आपका मणिपुर। तो चिराव नृत्य कहाँ के लोग करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, मिजोरम। मिजोरम के लोग जो होते हैं चिराव नृत्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से होंगे। तमिलनाडु जो है उसके निकटवर्ती राज्य के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और दूसरा है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है आपका कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से होंगे, नियरेस्ट स्टेट कौन सा हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु का, तो वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जो है ये तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं तीसरी से 5वीं तक यानी कि 3rd क्लास से 5th क्लास के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। पहला ऑप्शन है आपका पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुझको, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान की अवधारणाओं और मुझको, तीसरा ऑप्शन है आपका पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, चौथा है आपका विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो पर्यावरण अध्ययन में कक्षा 3 से 5वीं तक एक विषय क्षेत्र कौन सा है जो संकलित करता है, इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को जो है संकलित करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। जो पर्यावरण अध्ययन के बारे में सही है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है 1 से 11 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5वीं तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है आपका 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है।
चौथा है आपका सेकेंड मतलब कि दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन में से मुद्दे को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका पर्यावरण अध्ययन के लिए सही हो जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो हो जाएगा आपका जो दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पर्यावरण से अध्ययन से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उनको भाषा और गणित के माध्यम से जो है पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि पहला ऑप्शन है आपका पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, दूसरा ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, तीसरा ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है और चौथा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा बच्चों के पर्यावरण अध्ययन को सीखने और खोजने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है उसके लिए करेक्ट आंसर होगा? तो वो हो जाएगा आपका पर्यावरण अध्ययन जो है वो बाल केंद्रित होती है ना। ऑप्शन नंबर 1 पर्यावरण अध्ययन आपका बाल केंद्रित होती है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? जो उप प्रकरण है, सब थीम है, उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है हम चीजें कैसे बनाते हैं, तो ये तो आपका थीम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है परिवार और मित्र, ये भी आपके थीम हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है आपका जानवर और चौथा है आपका भोजन। तो इनमें से कौन सा जो होगा दोस्तों पर्यावरण पाठ्यक्रम के लिए उप प्रकरण होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका जानवर। जानवर जो होता है ये उप प्रकरण होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? यानी कि पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना और चौथा है आपका पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। तो इनमें से कौन सा जो होगा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए एक वांछनीय गतिविधि हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा आपका विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा जो ज्ञान की रचना है उसके लिए कौन महत्वपूर्ण होगा? पहला ऑप्शन है आपका बच्चों का सक्रिय रूप से भाग लेना, दूसरा ऑप्शन है बच्चों के समुदाय के सदस्य, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें और चौथा है आपका पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दिए गए व्याख्या और परिभाषा। तो कौन सा जो होगा दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना के लिए सबसे अच्छा महत्वपूर्ण होगा? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बच्चों के सक्रिय रूप से भाग लेना, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और क्या होगा बच्चों के समुदाय के सदस्य होना, बी भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जो होगा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ए बी सी जो होंगे आपके यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है आपका बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, दूसरा ऑप्शन है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, तीसरा है आपका बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो इनमें से कौन सा जो होगा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो हमें कौन कौन सा सही होगा? वो होगा बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है आपका बच्चों में अवलोकन
रचना कौशलों का विकार करना, ये भी आपका करेक्ट होगा। और तीसरा है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है बच्चों में जानवरों के अवलोकन और चित्र बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका ABC करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। जो बड़ी बच्चे हैं उनको पर्यावरण अध्ययन सीखने के में प्रभावशाली तरीके से कैसे जोड़ सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका वृत्तांत, दूसरा है कहानियां द्वारा, तीसरा है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, चौथा है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा उसे हमें बताना है। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा, तो वो होगा आपका वृत्तांत के माध्यम से, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और कौन सा होगा, कहानियों के द्वारा जो है बच्चों को प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। यानी कि A और B जो होंगे आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, है ना। A और B जो होगा आपका करेक्ट होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। केवल A और B जो होगा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि पहला है आपका कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। दूसरा कहता है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को करता है। तीसरा ऑप्शन है आपका समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। और चौथा है आपका समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, तो वो होगा समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को बताता है। तो बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और कौन सा सही होगा, तो वो हो जाएगा आपका समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है, एक दूसरे से अपने विचार को क्या है ले दे सकते हैं। तो ऑप्शन 3 भी यानी कि सी भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बी और सी जो होंगे यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। जो पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है परिवार के सदस्य, दूसरा ऑप्शन है आपका समुदाय के सदस्य, तीसरा है समाचार पत्र और चौथा है आपका कक्षा। तो पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन कौन कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा आप परिवार के सदस्य के द्वारा भी पर्यावरण को अच्छे से सीखा जा सकता है। दूसरा समुदाय के सदस्य द्वारा भी, तो ये भी हो जाएगा। और समाचार पत्र के द्वारा भी आप पर्यावरण अध्ययन को सबसे प्रभावशाली तरीके से सीख सकते हैं। यानी कि A, B और C आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। जो सीखने के कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण करता है। पहला ऑप्शन है आपका ज्ञात से अज्ञात, दूसरा ऑप्शन है वैश्विक से स्थानीय, तीसरा ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त और चौथा ऑप्शन है आपका अज्ञात से ज्ञात। तो इनमें से कौन सा जो सिद्धांत होगा पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण करता है सीखने के लिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके 30 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कि आपके C-TET पर्यावरण में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।